और विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मतगणना और सुबह 8 बजे से काउंटिंग चल रही है। 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे। इसके साथ बिहार, तमिलनाडु, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश और पंजाब की एक एक सीट पर भी उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। बंगाल की 4, उत्तराखंड की 2, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों के नतीजे आएंगे। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे और इस उपचुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से चल रही है। इसके साथ 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे, जिनके आज नतीजे घोषित होना है। सभी की निगाहें हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद इन उपचुनाव में एक तरफ सत्ता पक्ष की परीक्षा तो दूसरे तरफ विपक्ष किस तरीके से इस चुनाव में प्रदर्शन करता है, ये देखने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तमाम राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके ठीक पहले उपचुनाव एक काफी अहम माने जा रहे हैं। 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बंगाल के साथ उत्तराखंड की विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। सीधे चलेंगे, अपनी संवाददाता कोमल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, एक तरफ लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद विधानसभा चुनाव तमाम राज्यों में होना है, उसके ठीक पहले बड़ी अग्नि परीक्षा है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के तमाम दल हों, राज्य के तमाम राजनीतिक घटक हों। बिल्कुल सूर्य, देखिए दोनों के बीच इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच जंग है। ये एक तरह से विधानसभा उपचुनाव और कुछ इसके पिक्चर जो है वो आगे वाले विधानसभा जो और राज्यों में चुनाव है उन पर भी इसका असर हो सकता है। और दोनों की ही नाक की बात बनी हुई है। सबसे पहले जो मुख्य राज्य हैं, जैसे बिहार की बात करते हैं, बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच जो है वो मुकाबला है। रुपौली में खास तौर से जो बीमा भारती है उनको लेकर के, और बीमा भारती को लेकर के आपको पता है कि नीतीश कुमार पहले ही और उनके बीमा भारती के बीच नोक झोंक हो चुकी है। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर 8 बजे जो मतगणना शुरू हो गई है उसको लेकर के यहाँ पर जो है देखा जाएगा आगे क्या होगा। और इस सीट पर अगर रुपौली की सीट कर रहे हैं तो निर्दलीय विधायक शंकर सिंह भी मुकाबले को काफ़ी रोचक बना सकते हैं। इस सीट पर वैश्य, कुर्मी और कुशवाहा ये वोट बेहद अहम माने जा रहे हैं। और इसके अलावा यादव मुस्लिम वोट जो है वो भी ठीक है। यहाँ पर एक बात और है कि पप्पू यादव ने आपको जो है ये उपचुनाव के बीच में जो बीमा भारती है उनका समर्थन करते हुए वो दिखाई दिए थे। खास तौर से उनके लिए जो है अपील भी की थी। अब बात करते हैं हिमाचल के लिए। हिमाचल में जो है 3 सीटों देहरा, नालागढ़, हमीरपुर, इसके परिणाम आएंगे। इसमें सीएम सुक्खू जो है उनकी पत्नी पर भी जो है क्या किस तरीके के उनके फेवर में परिणाम आते हैं नहीं आते हैं ये देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल में जो है बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जो है सफलता हासिल की थी, अब ये सोच रही है कि इस बार भी जो है वो हिमाचल के ये विधानसभा के उपचुनाव जो जिन सीट पे हुए हैं उसमें भी बीजेपी को सफलता मिले, इसकी उम्मीद लगाए बैठी है। वहीं कांग्रेस ये समझ रही है कि हमारी सीटें हैं, 3 सीटें हमारी है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल की बात आ जाती है। पश्चिम बंगाल की 4 में से 3 सीट जो है भाजपा के विधायक टीएमसी में शामिल हो गए थे। सत्तारूढ़ जो राज्य वहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी है टीएमसी, उसमें शामिल हो गए थे। और उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़े थे लेकिन उसमें तीनों को हार मिली थी। और उसके बाद एक टीएमसी विधायक जो है उनके निधन से खाली हुई थी। कोमल, मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगा, सबसे ज्यादा निगाहें उत्तर प्रदेश पर और जाहिर है जिस तरीके की तस्वीर इस लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद उत्तर प्रदेश ने बदली है वो वाकई में बेहद अहम है। इतिहास में समाजवादी पार्टी के इतने सांसद पहुंचे हैं। यूपी पर फोकस उपचुनाव को लेकर और आगे रणनीति अगर बनाई जाएगी उपचुनाव के नतीजों के बाद तो किस तरीके का एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगा बीजेपी के लिए और खासकर सपा के लिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने सूर्य, क्योंकि देखिए सपा को अगर यूपी में सफलता मिली है और बाकी देखा जाए तो बिहार में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है वो काफ़ी आशाएं लगाए बैठी है विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को निराशा काफ़ी हद तक देखनी पड़ी, क्योंकि जिस तरीके से अब की बार 400 पार में जितनी यूपी की 80 सीटों को लेकर के उम्मीद थी बीजेपी को, उसमें काफ़ी निराशा और उसमें सेंध जो सबसे ज़्यादा लगाई वो सपा ने लगाई।
तो ऐसे में अब ये उपचुनाव जो है और इसके बाद जो और राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जाहिर सी बात है इनको लेकर के बीजेपी ने अपनी रणनीति जो है चेंज करी है और आगे भी करेगी, क्योंकि और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो ये भी कैलकुलेशन करती है कि हार क्यों हुई, उसके मेन कारण क्या है। हालांकि अभी तक ये लग रहा होगा कि जो यूपी में जिस तरीके की हार लोकसभा में बीजेपी को मिली है, पार्टी को मिली है, उसको लेकर के अभी तक कोई बड़ा बयान या कोई इस तरह का विचार मंथन या कोई एक्शन नहीं लेते हुए दिखाई दिए। लेकिन पार्टी अंदर ही अंदर किस वजह से, क्या वजह रही, कहाँ चूक रही, या अपोजिशन जो है वो कहाँ ज़्यादा, उसकी रणनीति क्या रही, वो सब कैलकुलेशन करके और विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाती है। और ऐसे ही जो ये उपचुनाव हुए उनमें भी इसी तरीके की जो है वो रणनीति बीजेपी की तरफ से या जो अपने सहयोगी पार्टी है उनके लिए बनाई बीजेपी ने। तो इसको लेकर के कह सकते हैं कि वहीं सपा जो है अब, क्योंकि एक बार सपा ने जिस तरीके से बाजी मारी और जिस तरीके से अच्छा परिणाम लोकसभा में यूपी में आया, और उसको देखते हुए जाहिर सी बात है उत्साह ज़्यादा है, और उसी उत्साह को लेकर के उसी रणनीति पे चलेगी आगे सपा या उसमें बदलाव करेगी, ये भी देखना होगा। लेकिन ये है कि इरादे उनके भी अभी बुलंद हैं। जी ठीक है, दूसरा महाराष्ट्र पर हम आते हैं कोमल। महाराष्ट्र पर भी ज़्यादा इसलिए निगाह है क्योंकि इस बार का जो प्रदर्शन है, चाहे आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हैं, मैदान में निकले, और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से यहाँ पर उद्धव गुट ने मेहनत की और नतीजे उनके पक्ष में आए, वो वाकई में काबिले तारीफ थे। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी को मेहनत करनी चाहिए थी, उन्होंने, वो तो कह रहे हैं कि मैंने मेहनत की है, और लेकिन नतीजे उनके मुताबिक नहीं रहे। महाराष्ट्र क्या वाकई में यहां पर आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होंगे एक मैसेज देगा आगे की राजनीति को लेकर? देखिए सूर्य, जब ये इसमें कोई दो राय नहीं कि जब बीजेपी चुनाव के लिए रणनीति बनाती है तो बहुत विचार मंथन करता है, कई बैठकों का दौर चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब निराशा कहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। वो कमी सबसे ज़्यादा जो रहती है वो रहती है वहाँ पर आपस में, मतलब कि घर के में मनमुटाव, और यही बात यूपी में सामने आई है और यही बात महाराष्ट्र में आ रही थी। तो इसके लिए बीजेपी की कोशिश रहेगी कि इस मनमुटाव को, इस क्लैशेस को जो आपस में है, उसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि सहयोगी पार्टी और जो डबल इंजन की सरकार है उसमें तालमेल कैसे बिठाना है ये बीजेपी को देखना होगा। और महाराष्ट्र में भी चुनौती यही बीजेपी के सामने जो है वो खड़ी है, और इसी के कारण लोकसभा चुनाव में भी जो है, और चाहे यूपी में कहें महाराष्ट्र में कहें, इन दोनों ही जगह जो है सफलता उस हद तक बीजेपी को नहीं दिखी और निराशा लगी। जो चाह रही थी बीजेपी उसको वहां पर नहीं मिला। जी कोमल, आपने बिहार को भी देखा होगा, जेडीयू और आरजेडी से नेता इधर से उधर जा रहे हैं। कोई आरजेडी को यहां पर दामन थामते हुए नजर आ रहा है तो कोई जेडीयू पर यहां पर थामता नजर आ रहा है, और उसकी महत्वाकांक्षी राजनीति है कि कहीं आने वाले समय में अगर आरजेडी सत्ता में आ गई तो हम बेहतर तरीके से होंगे। लेकिन बीजेपी जेडीयू के साथ किस तरीके से अपने आप को सेफ जोन में मानकर चल रही है? देखिए, अभी तक तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से एनडीए और सहयोगी पार्टियां हैं, वो अभी बखूबी दावा है बीजेपी का कि सब मिलकर एक साथ। मैं माफी के साथ यहां पर कोमल आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर मिल रही है हिमाचल प्रदेश से, इस वक्त की बड़ी खबर है, विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। देहरा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह आगे चल रहे हैं, 360 वोटों से यहां पर होशियार सिंह आगे चल रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव, देहरा विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह यहां पर आगे चल रहे हैं, 360 वोटों का अंतर है, और इन वोटों के साथ होशियार सिंह आगे चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, और एक बार फिर से हम अपनी संवाददाता कोमल का रुख करेंगे। कोमल, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी आगे है। अभी उपचुनाव के नतीजे हमने देखे कि यहां पर किस तरीके से 3 विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव यहां पर हुए थे पिछले समय, तो उस पर यहां पर वो तस्वीर नजर नहीं आई जो वाकई में होनी थी, लेकिन यहां पर एक सीट पर बीजेपी आगे है।
देखिए सूर्य, हिमाचल प्रदेश को समझना होगा आपने। राज्य में जो है कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मैंने अभी आपसे पहले कहा, जब आपने महाराष्ट्र की आप बात कर रहे थे कि क्या हुआ कि बीजेपी को के लिए वहां चुनौती या लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को ज्यादा सफलता मिली, अंदर के क्लैशेस जो है वो, और उसी ने हिमाचल जो अभी हिमाचल में जो है 3 सीटें जो हैं उनमें ये 3 सीटें वो हैं जब फरवरी में राज्यसभा जो हुए थे, एक राज्यसभा जो हुई थी उसमें चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को ये 3 जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्होंने बीजेपी के उसको वोट दिया था। उसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब लेकिन ये देखिए, अब वहाँ पर बीजेपी ने लोकसभा में जिस तरीके, बीजेपी की हवा है वहाँ पर, और बीजेपी ने लोकसभा में जिस तरीके से सफलता हासिल की उसका असर इस उपचुनाव में भी दिखाई दे रहा। देहरा विधानसभा सीट पे जिस तरीके से होशियार सिंह अभी आगे बढ़त बनाए हुए हैं, ये उसी का नज़ारा है। देखिए, हमने हिमाचल जो प्रदेश है उधर भी हम गए और उधर जिस तरीके से मेहनत की बीजेपी ने, हालांकि जब उधर विधानसभा चुनाव हुए थे तब कहीं पुरानी पेंशन स्कीम को जो जिस बात पर बीजेपी नहीं मानी थी उसको लेकर के बीजेपी को जो है हार ज़रूर देखनी पड़ी। कांग्रेस को उधर कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन वहाँ पर बीजेपी की हवा भी कम नहीं थी। और जब लोकसभा चुनाव के दौरान जब गए तो वहाँ पर बीजेपी की हवा जो है वो कांग्रेस से ज़्यादा दिखाई दे रही थी। उसी का परिणाम हुआ कि लोकसभा में उसको के अच्छे परिणाम आए। और अब देहरा जो विधानसभा सीट है उसमें भी जिस तरीके से होशियार सिंह आगे बढ़त बनाए हुए हैं, ये उसी की जो है पिक्चर दिखाई दे रही है। लेकिन अभी देखना होगा, इंतजार करना होगा आगे कि क्या ये बढ़त जो है आगे जो है जीत में बदल पाती है या नहीं बदल पाती, इसके लिए थोड़ा सा जो है इंतजार करना होगा। जी फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहाँ पर कोमल